गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इसमें हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। और भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और आज है पार्ट नंबर 2। इसके पहले वाले उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी इसका बैकग्राउंड था नेशनलिज्म से रिलेटेड वो यूरोप से आया था। ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से कैसे ट्रेवल किया पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में एज अ कंटेम्प्रेरी के टाइप में, और उसी के साइमल्टेनियसली हमने देखा कि इंडिया में किस तरह से उसका ओरिजिन हुआ, है ना। इंडिया में स्टार्ट हुआ। अब इंडिया में जब स्टार्ट हुआ था तो ऑटोमन एम्पायर ने जब पूरे टर्किश वाले या मेडिटेरियन रीजन में जब कब्जा कर लिया था तो यूरोपियंस का जो सिल्क रूट के थ्रू बाय द लैंड रोड के थ्रू जब आना हो रहा था वो तो स्टॉप हो गया, क्योंकि उस जो रोड पे जो वो आने का जो मार्ग था उस पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया। और ऑटोमन एम्पायर में और रिमेनिंग जो जर्मनी हुआ करती थी उसमें डिफरेंस हुआ करता था। तो इस वजह से न्यू सी रूट खोजने के चक्कर में वॉक्सो डिगामा ने 1498 में वाया केप ऑफ गुड होप के थ्रू इंडिया पहुंचा। केप ऑफ गुड होप दैट मीन्स साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं मैं, सबसे अफ्रीका में निचला पार्ट है ना। तो वहां से इसके बाद स्टार्ट होती है हिस्ट्री। जो नेशनलिज्म की बात करें तो 1857 से हम बात करेंगे, 1857 से उसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना सेशन। तो अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिए, है ना। तो हमने यहाँ तक कुछ देख लिया था कि कैसे सारे यूरोपियंस आए, कौन कौन से आए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने इसमें। ये आपने मैप समझ लिया होगा, ठीक है। नाउ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की कहानी है और मेजर कॉज आपके सामने है ना। 1857 की जो, हाँ ठीक है, तो ये एक इमेज आप देख पा रहे हैं लखनऊ की रेजिडेंसी की है। ये आप देख पा रहे हैं मेरठ से है, और ये आप देख पा रहे हैं कानपुर से है ना। तो जो रिवॉल्ट हुए थे तो इसके बारे में बात डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं थोड़ा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पर। जो रिवॉल्ट हुए थे इसमें कुछ मेन रीजन भी रहे थे, जिसमें हमने कॉज देखा था कि कोई जो रिवॉल्ट होता है, जो कोई मतलब आंदोलन होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे हमने फ्रांस में देखा, सेम हमने फ्रांस के बाद हमने यूरोप कॉन्टिनेंट में देखा, सारी इटली, जर्मनी, ग्रीस, है ना, ब्रिटेन, इन सब में देखा हमने, है ना। तो सेम रीजन वही रहेंगे इंडिया में भी। मोस्ट ऑफ द कुछ एज अ टेरिटरी के अकॉर्डिंग कुछ चेंज हो जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द रीजन्स वही रहेंगे। तो रीजन में आप यहाँ पर अपने इसमें देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो फर्स्ट रीजन जो था वो अगर हम डिस्कस करें तो वो इकोनॉमिक कॉज हुआ करता था, है ना। इकोनॉमिक कॉज, तो इकोनॉमिक कॉज को हम डिस्कस करें, इसमें क्या था, आर्थिक कारण हुआ करता था जिसमें भू राजस्व या राजनीति के तहत कर बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, भारतीय सामानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीति हो गई थी। ऋणदाताओं ने, जो मनी लैंडर्स होते थे, वो एविक्ट करते थे द पीजेंट फ्रॉम द देयर लैंड ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट, है ना। तो इस तरह से उनके जो अब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द मॉडर्न लाइंस के आधार पर ये लोग क्या करते थे, जो स्टार्ट हुआ आधुनिकरण जब यूरोप में, इंग्लैंड में, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भारतीय जो हस्त शिल्प हुआ करते थे, हैंडीक्राफ्ट हुआ करते थे,
वो नष्ट हो गए, एग्रीकल्चर धीमा होने लगी। तो ये सब कारण हुए आर्थिक। फिर राजनीतिक कारणों में जो हुआ वो कंपनी के जो लालची जो कूटनीति हुआ करती थी उसके कारण, है ना, उसके कारण जो वहाँ के राजनीतिक प्रतिष्ठा का जो नुकसान हुआ, सहायक जो गठबंधन और हुआ करते थे, यानी एक राजा से दूसरे राजा के बीच, राजा ये लोग जाते थे राजाओं के पास और उनसे किसी न किसी उस पे जाके कोई संधि कर लेते थे, कोई गठबंधन कर लेते थे और उसके थ्रू वो लोग वहाँ पर पॉलिटिकल जो अरेना था पूरा उसको अपने कब्जे में रखते थे। और उसी के आधार पर वहाँ पर जो पीजेंट्स वर्क हुआ करता था या जो लोअर क्लास हुआ करता था उसकी कहीं पे नहीं सुनी आती थी। उससे हाई टैक्स पे करवाना किया जाता था, ज़्यादा रेवेन्यू ज़्यादा लगाने नहीं देना पड़ता था। इस तरह से जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी वो हाई हो गई थी, क्योंकि अब वहाँ पर जो कंपनी कर रही थी वो रूल कंपनी करने लगी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर प्रशासनिक अगर हम बात करें यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज की बात डिस्कस किया जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में वहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे। सेम उसी तरह से जैसे कंपनी का प्रशासन विशेष रूप से पुलिस और अधिकारियों और निचली जो अदालत के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार, असंतोष का प्रमुख कारण बना हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो भी होता वो कंपनी के द्वारा ही, कंपनी का ही सुना जाता, जो कि आपने ऑलरेडी फ्रांस और उसका पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव सबसे मेन होता है और जो कि एक आगे चल के अगर हम देखेंगे तो अभी जो मेन कॉज रहा 1857 का। ठीक है, भारत में जब ब्रिटिश लोग आए और वो लोग क्या थे, वो लोग ईसाई मिशनरीज के तौर पे काम कर रहे थे। ठीक है, कि ईसाई धर्म को फॉलो करो, तो भारतीयों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा था उनको, और वो सामाजिक धार्मिक सुधार जैसे जो जैसे सती प्रथा को उन्होंने रिफॉर्म किया। ठीक है, दैट टाइम सही था, लेकिन ये हिंदुओं के खिलाफ हुआ करता था, क्योंकि सती प्रथा एक जो रिलीजियस जो प्रैक्टिस थी वो मानी जाती थी। ठीक है, फिर उन्होंने विधवा विवाह प्रथा जैसे शुरू कर दी का समर्थन करने लगे। महिलाओं को एजुकेशन अगर बात करें, विमेन्स एजुकेशन वर सीन बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन द इंटरफेरेंस की बात किया इन्होंने, बड़े वर्ग में जो है महिलाओं को शिक्षा के उस पर इन्होंने बात की। ठीक है, तो कुछ ये तो चलो महिलाओं वाली शिक्षा वाली तो अलग बात थी, लेकिन उन्होंने जो सती प्रथा हो गया और ये सब हो गया, और आपस में विधवा विवाह हो गया, चाहे ये जिस धर्म में थे उस धर्म के अकॉर्डिंग ये वर्क करने लगे थे, मतलब आपस में उनके जो उनकी जो फीलिंग्स थी उनको हतोत्साहित करने लगे थे। फिर क्या हुआ, फिर इन्फ्लुएंस हुए जो इंडियंस थे वो आउटसाइड इवेंट्स से, है ना। इसी में जो रिलीजियस प्रैक्टिस के रिलीजियस कॉज में ही एक आएगा कॉज, जब ये आप इमेज देख पा रहे हैं मंगल पांडे जी की है, और जिसमें इन्होंने क्या किया था, सुअर और गाय, है ना, ठीक है, सुअर एंड गाय की जो चर्बी थी उसको काट, उसमें गन के, उसमें जो गन की कारतूस जो होती है उसमें ये राइफल्स में यूज कराने लगे थे और उसको मुंह से खींचा जाता था, तो इसका विरोध किया गया, तो वो इसी प्रैक्टिस में आएगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइड इवेंट्स। जो आउटसाइड इवेंट हो रहे थे दैट मीन्स अफगान युद्ध हुआ 1838 से 42 के बीच में, पंजाब में एक युद्ध हुआ अंग्रेजों का 1845 से 49 के बीच में, फिर क्रीमिया युद्ध हुआ 1854 से 56 के बीच में। तब देखा गया कि इन तीनों ने क्या किया, अंग्रेजों पर भारी पड़ गए। इससे मतलब निकाला गया कि अंग्रेजों को इतना मजबूत अंग्रेज नहीं है कि उनको हराया ना जा सके या उनको डिफीट न किया जा सके, है ना। तो ये जो कारण था, लोगों में क्या था, एक आत्मविश्वास से होती, आत्मविश्वास की जो फीलिंग्स, मतलब जो भावना थी वो प्रबल हो गई, वो बढ़ गई, है ना। तो इसी से इसको ये भी एक मेजर इवेंट के तौर पे देखा जा रहा था, क्योंकि लोग इससे
हतोत्साहित हो गए थे। अब हम जब बात करेंगे, जब इंडियन नेशनल एक्ट जो था, इंडियन नेशनल एक्ट 1935 के बाद कैसे चेंज हुआ पूरे मूवमेंट में, यही कारण था। जो इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइड इवेंट हुए थे और यहाँ पर सेल्फ इवेंट हुए थे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले फिर क्या हुआ, डिस्कनेक्ट अमंग द जो है सिपाहीज जो हुआ करते थे, सिपाही जो हुआ करते थे वहाँ के, कि सिपाहियों में क्या हुआ, असंतोष की भावना हो गई। क्यों? क्योंकि जो कंडीशंस ऑफ द सर्विस थी उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली विद द रिलीजियस बिहाफ पे, है ना, वो सामने आए। फिर क्या हुआ, भारतीय सैनिकों के लिए कोई भत्ता नहीं था, क्योंकि सैनिक सेम थे, चाहे वो सैनिक ब्रिटिश के हों, है ना, चाहे वो इंग्लिश हों, और या वो बात करें हम इंडियंस हों, है ना। लेकिन क्या था, वर्क तो अप्रॉक्स सेम ही था, है ना, वर्क में कोई कैटेगराइजेशन नहीं था। हाँ, ये थोड़ा ऑफिशियल उसमें आ जाते थे, है ना, बट ये सैनिक हुआ करते थे। लेकिन फिर भी इनमें इनको वो चीज़ नहीं मिलती थी जो इंग्लिश सैनिकों को या सिपाहियों को मिलती थी। ठीक, तो ये जो इनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इससे लोगों में भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। फिर उसके साथ ही 1857 से पहले जो सिपाही विद्रोह का एक लंबा इतिहास भी चलता रहा है, और वही मेन काम हुआ जो क्या बोलते हैं, आग में घी डालने का काम शुरू हुआ जब लोगों को पता चला देयर वाज अ रिपोर्ट अबाउट द बोन डस्ट मिक्सिंग द फ्लोर, कि बोन डस्ट हड्डी, आटे में हड्डी के बुरादे के मिश्रण से, बट सिंगल रीजन नहीं, इससे और मल्टीपल रीजन्स थे, जिसमें दूसरा रीजन था, इट वाज रिपोर्टेड दैट वार्पिंग पेपर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यू रॉयल इनफील्ड was made of beef or pig fat। नई जो राइफल थी, राइफल इनफील्ड, जो रॉयल राइफल इनफील्ड हुआ करती थी, उस कारतूस में क्या हुआ कि बीफ और सुअर की चर्बी से बनाया गया है। इससे लोगों में क्या हुआ, असंतोष फैल गया एंड डिस्कनेक्ट होने लगे, और यही धीरे आगे चल के टर्न इनटू रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। तब मंगल पांडे जी को इसका विद्रोह करना पड़ा, और विद्रोह के साथ ही इसका विद्रोह जब मंगल पांडे ने स्टार्ट किया, मंगल पांडे जी ने, और साथ में कहां पे, इसमें मेरठ से प्रारंभ हुआ। जो 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी, जिसमें मंगल पांडे आते थे, उनको बैरकपुर छावनी में अपनी इकाई के प्रमुख जो सार्जेंट पर गोली मार दी उन्होंने। ठीक है, बैरकपुर छावनी में अपने सार्जेंट को गोली मार दी गई थी, और उसके साथ ही उनको गिरफ्तार करने के बाद 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई थी। इसी के देखते हुए पूरे रेजिमेंट में क्या हुआ, एक विद्रोह फैल गया, और विद्रोह के साथ ही अगले 10 मई को उस रेजिमेंट में जो विद्रोह हुआ जो मेरठ में, उसमें साथियों को कब्जे में लिया गया, किसी को रिहा किया गया, और इसको चलते हुए क्या हुआ, एक सैन्य अधिकारी की हत्या की और विरोध को उकसाया गया। लोगों ने क्या किया, अब उनके जो नेटिव हुआ करते थे इन्फेंट्री में, उन्होंने लोगों पर गोलियां चला दी, मतलब अधिकारियों पर, है ना। तो वे सूर्यास्त के बाद दिल्ली के देखते देखते बहादुर शाह ने इसका जो मुख्य रूप से दिल्ली जल्द ही जोरदार विरोध का केंद्र बनता चला गया। अब सभी
दिल्ली की तरफ मूव किए और राजा के साथ मिलके, जो शासनकाल भारत में मुगल वंश का था, उसके साथ मिलके रिवॉल्ट स्टार्ट करने की बात की जाने लगी। इसमें जो सब जुड़ने की बात है, तो इस रिवॉल्ट में किसान, मजदूर, दुकानदार जितने भी थे सब एक साथ आने लगे। और आने के बाद इनका जो नेतृत्व का था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर का जो शासन हुआ करता था वो नाम मात्र का था। वहाँ पर कमांडर जनरल बख्त खान हुआ करते थे। लेकिन विद्रोह के नेतृत्व की अगर हम बात करें तो इस श्रृंखला में सम्राट बहादुर शाह ने सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि वो उस टाइम बुजुर्ग भी हो गए थे, और उसी के साथ इन्होंने जो है उसका समर्थन किया उस रिवॉल्ट का। और कानपुर में नाना साहब ने रिवॉल्ट स्टार्ट किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल जी ने जो है इस 1857 के विद्रोह का समर्थन किया। और ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस का जो है यूरोपियों पर कुछ सौ जो है वफादार सिपाहियों के साथ जो है जो रेजिडेंसी में शरण ली थी। तो रेजिडेंसी भारतीय विद्रोहियों द्वारा घेर लिया गया था उस टाइम पे, और घेर कर मार दिया गया था। ठीक है, घेराबंदी के दौरान सर हेनरी को मार दिया गया था, और फिर मार्च 1858 में शहर को अंग्रेजों ने वापस प्राप्त कर लिया। 1857 में बेगम हजरत महल ने पहले सर हेनरी को कहाँ पे, सर हेनरी को मार दिया। ठीक है, ये अब रेजिडेंसी देख रहे हैं, इस रेजिडेंसी में यहाँ पर घेर के है ना, यहाँ पर उनको मार दिया गया। ठीक, रेजिडेंसी है, आप भी अभी भी है, आप आके देख सकते हैं हाईकोर्ट के सामने। ठीक है, यहाँ पर 1857 की लड़ाई हुई थी। इसके बाद फिर 1858 में फिर से लखनऊ अंग्रेजों के जो है कब्जे में चला गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें लखनऊ में कौन था, बेगम हजरत महल थी। ठीक है, बरेली में बात करें खान बहादुर थे। ठीक है, इन्होंने कमाल संभाल रखी थी। इन्होंने 40,000 सैनिकों की एक सेना एकत्र की और अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दे दी। इसी के साथ अगर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह कर रहे थे, और फैजाबाद में जो अयोध्या हो गया है वहां मौलवी अहमदुल्ला इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से आप देखते हैं, और झांसी में युद्ध स्टार्ट हुआ तो तात्या टोपे जो नाना साहब के बहुत करीबी हुआ करते थे, तात्या टोपे जब कानपुर से हारे तो वो झांसी वाली रानी के साथ मिलके युद्ध में सम्मिलित हो गए झांसी में, है ना। तो इस तरह से युद्ध चलता रहा, और फिर एक बार क्या हुआ, 1857 की जो चिंगारी उठी थी और फिर वो अंग्रेजों के द्वारा दबा दी गई 1859 तक। ठीक है, 1859 तक इसको पूरी तरह से दबा दिया गया। और इसी के बाद फिर ये 1857 की जो फर्स्ट चिंगारी उठी और फिर दबा दी गई। तो 1857 जो मेन इवेंट माना जाता है, वो मेन इवेंट हुआ करता है इंडिया में नेशनलिज्म को लेके, है ना, नेशनलिज्म को लेके। तो आई होप आपको 1857 का कुछ थोड़ा बैकग्राउंड पता हुआ होगा, और यही कारण थे, और मेन कॉज यही रहेंगे जो फिर से आगे होंगे। ठीक है, उनमें ये कॉज को आगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। चलो शुरू करते हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक इन आउट इन 1915। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो देखने को मिलता है वो 28 जून 1914 से। इसमें जो वॉर में स्ट्रेटजी जो यूज हुई थी उसमें केमिकल वारफेयर था, गैस मास्क थे, ठीक है, और टैंक भी यूज हुए थे, एरियल वॉरफेयर भी हुआ था, एयरक्राफ्ट कैरियर भी यूज किए गए थे, मिलिट्री यूज एक्सरे एंड वायरलेस कम्युनिकेशन यूज किए गए थे, विमेन लिस्ट हुई थी, एंड अ ब्लड बैंक एंड गाइड डॉग्स एंड
IQ टेस्ट के आधार पर इन सबको इस वॉर में फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। इसमें अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो दो पार्टी हुआ करते थे। एक नंबर एक अलायंस पार्टी हुआ करती थी, दूसरी हुआ करती थी सेंट्रल पावर पार्टी, सेंट्रल पावर हुआ करती थी। अलायंस पार्टी में आपने देखा सर्बिया था, रोमानिया था, फ्रांस था, रशिया, इटली, ब्रिटिश एम्पायर और बेल्जियम एंड यूनाइटेड किंगडम आया था। यूनाइटेड किंगडम का जो इसमें एंटर था, यूनाइटेड स्टेट डिक्लेयर वॉर 6 अप्रैल 1917 को एंटर किया था। ठीक, अब उसी के साथ सेंट्रल पावर की हम बात करेंगे तो बुल्गारिया था, टर्की इसमें आता था, जर्मनी आता था और ऑस्ट्रिया हंगरी आता था। ठीक, और ये जो टाइमलाइन है यहाँ पर आपको दी हुई है कि 28 जून को ऑस्ट्रिया में फ्रांसिस फर्डिनांड को मारने के साथ ही यहाँ पर 28 1914 से स्टार्ट हुआ था, मतलब रीजन रहा था 28 जून वाला, और उसी के साथ जुलाई 28 को वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। सितंबर, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रांसिस फर्डिनांड थे वो ऑस्ट्रिया हंगरी के एसोसिएट इन द की बात करेंगे हम कि वो आए थे कहाँ पे, हंगरी में, और उसी के साथ उनको मारने के साथ ही। ठीक है, तो इसका प्रमुख बैकग्राउंड समझ लेंगे। जो आर्कड्यूक एक फ्रांस के, फर्डिनांड ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार हुआ करते थे। ठीक, इन्होंने क्या किया, 28 जून 1914 को, ठीक है, गर्लो प्रिंसेप नामक आदमी ने, नाम याद रखना, गार्डियो प्रिंसेप है ना, गार्डियो प्रिंसेप, ये आपको लिखा है यहाँ पर। ठीक, प्रिंसेप ने क्या किया था, आदमी ने हमला कर इन्हें मार दिया था। किसको? फर्डिनांड को, ऑस्ट्रिया के राजकुमार हुआ करते थे। इस हत्या के बाद सर्बिया को धमकी मिलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि सर्बिया और उसमें स्वतंत्र होने के लिए बार बार युद्ध हो रहे थे सर्बिया खुद के, लेकिन सर्बिया को धमकी दे डाली ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मार दिया गया था। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगता था कि सर्बिया, जो कि ब्रोशिया को आज़ादी दिलाने में मदद कर रहा था, सर्बिया जो था वो किसको, ब्रोशिया को आज़ादी दिलाने में मदद कर रहा था, और इस हत्या में शामिल है। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया, वे जल्द ही आत्मसमर्पण सर्बिया कर दे, अदरवाइज साइबेरिया ऑस्ट्रिया के अधीन हो जाए। या तो आत्मसमर्पण करे या तो अधीन आ जाए साइबेरिया। इस मसले पर साइबेरिया ने रूस से मदद मांग ली, है ना, क्योंकि साइबेरिया जो है रूस के अपर साइड में है, और रूस को बाल्टिक्स में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। और वही बाल्टिक रीजन जो 1871 के बाद, अगर हम बात करें बाल्कन रीजन वाला जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र उसी में लगभग आता था, वो मिडिल पोर्शन ही था, ये अपर था, लेकिन ये बाल्टिक सी वाला पास वाला है ये बाल्टिक जो रीजन। ठीक है, लेकिन पूरा जो बाल्कन रीजन हुआ करता था, आगे बाल्टिक सी हुआ करता, तो इस रीजन में हस्तक्षेप करने का दोबारा मौका मिल गया रूस को, और रूस साइबेरिया की तरफ से, तो साइबेरिया की तरफ से धीरे धीरे दो देश की लड़ाई ना होकर ये पूरे विश्व में बदल गई थी। वहीं दूसरी ओर बाल्कन क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो वहां पर ऑलरेडी इतनी अस्थिरता थी, इनस्टेबिलिटी थी, कि पूरे यूरोप का पाउडर केग कहा गया। पाउडर केग का मतलब होता है कि बारूद से भरा कंटेनर, जो कि बाल्कन रीजन हुआ करता था, क्योंकि बाल्कन रीजन पे सभी की नजर हुआ करती थी। अब क्या हुआ, कभी भी इसमें आग लग सकती थी, लेकिन आग लगना, जब वो आग लगना शुरू कब हुआ, क्योंकि जब
दो देश एक तरफ आ गए, रशिया जो है साइबेरिया की तरफ आ गया, ये रसिया है, ये आप देख पा रहे हैं, ये रसिया वाला पोर्शन है, देखिए मैप में ध्यान से, ये रशिया वाला पोर्शन है, ठीक है, ये है रूस, और इसी के पास साइबेरिया है ना, साइबेरिया। अब साइबेरिया ने मदद मांगी, और जो ये रीजन पूरा आप देख, उधर बहुत ज्यादा पहुंच गया, एक मिनट, ये आप गोल राउंड देख रहे हैं, ये राउंड, ये रीजन बहुत ही इनस्टेबल है ना, और इसी रीजन पे लड़ाई हो रही थी। तो रशियन एम्पायर जो है ईस्टर्न फ्रंट पे था, ये आप देखिए, और जर्मनी एंड ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये इस रीजन में हुआ करते थे। ये आप चाहे इधर, ये वेस्टर्न है, फ्रांस वाला अलग है, उसका अलग, ठीक है, ये वेस्टर्न पार्ट हुआ करता है, ठीक। तो अब इस रीजन में ऑस्ट्रिया को क्या रूस को हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया, रूस ने हस्तक्षेप स्टार्ट किया, तो इसलिए पीछे से ऑस्ट्रिया को जर्मनी और अदर उन्होंने सहायता दे दी, ठीक है। तो 28 जुलाई को फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, 6 सितंबर को मारेन बैटल हुआ, और उसी के साथ 1915 में अगर हम बात करें तो लूशियन सक हुआ, और 22 अप्रैल को पॉइजन गैस यूज की गई बाय द जर्मनी के द्वारा। 1916 की अगर हम बात करें तो मई 31 को बैटल ऑफ जटलैंड हुआ, और 21 फरवरी से दिसंबर 18 बैटल ऑफ वार्ड्यून। तो इस तरह से बैटल, फिर 1917 में मार्च 15 रसिया में रेवोल्यूशन हुआ, ठीक। अप्रैल 6 को यूनाइटेड स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया अपना वॉर अलायंस के साथ। 1918 में मार्च में रशिया लीव्स वॉर, रशिया ने वॉर को छोड़ दिया, ठीक। और नवंबर को 11 नवंबर जर्मनी साइन किया जो एमएसट्यू, एंड 8 अगस्त को एक जो अलायंस एडवांस हुआ, और 11 नवंबर को साइन हो गया था पैक्ट पे। लेकिन इसकी थोड़ी बैकग्राउंड हम यहाँ पर समझेंगे, जो बात करें तो इसमें दो पार्टी बराबर आके मिल गई, ठीक है। तो इसमें हमने देखा दो पार्टी कौन कौन सी थी प्रथम विश्व युद्ध में, एक तो एलाइड थी, दूसरी तरफ सेंट्रल थी। एलाइड में जो रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान शामिल हुआ करते थे। अमेरिका इस युद्ध में 1917 में आया। सेंट्रल पावर की बात करें तो तीन देश मौजूद थे, ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर। उस समय ऑस्ट्रो हंगरी में हब्सबर्ग नामक राजवंश हुआ करता था, और ऑटोमन जो आज तुर्की का इलाका है वो पूरा इलाका हुआ करता था। तो इस तरह से दो के बीच युद्ध लड़ा गया। अब इसमें अगर हम बात करें तो मेन रूप से जो भारत का क्या रोल हुआ करता था भाई, देखने को आएगा, क्योंकि हम यहाँ हम वर्ल्ड वार फर्स्ट हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको देखना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इसी समय 1914 में स्टार्ट हुआ और 1915 में 9 जनवरी को आगमन होता है किसका, गांधी जी का इंडिया में, है ना। और उसी के साथ यहाँ पर चीजें बदल जाती हैं। तो भारत का किरदार क्या था उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे, और फिर हम अपने मेन उस पे स्टार्ट कर देंगे, और जर्मनी के बाद समझेंगे, ठीक। तो अब मेन रीजन क्या हुआ अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 13 लाख भारतीय ब्रिटिश आर्मी
भारतीय जो थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ने गए हुए थे, 13 लाख लोग लगभग। और यह भारतीय सैनिक फ्रांस में लड़े, इराक में लड़े, इजिप्ट, समझ, मिस्र से कहते हैं, इजिप्ट, मिस्र आदि जगहों पर लड़े, जिसमें लगभग 50,000 सैनिकों को शहादत मिल गई थी और कुछ पकड़ लिए गए थे जगह जगह। तीसरे जब एंग्लो अफगान वार और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में जो इंडिया गेट है वो उसका निर्माण कराया गया था। एक भारतीय पैदल जो सैनिक का जो मासिक वेतन हुआ करता था उस समय सिर्फ 11 रुपये हुआ करता था, लेकिन अब ये लोग इतना भारी मात्रा में उसमें शामिल क्यों हो गए? क्योंकि उन लोगों को लालच दिया गया कि जो युद्ध में भाग लेंगे उनका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। और भारत में उसी तरह ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, लोगों को काफ़ी तंगियों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए वो लोग उसमें शामिल हो गए थे। अब ये सब गांधी जी जब वापस आए और देख रहे थे, और वहाँ के जो लोग थे, मतलब जो लोग हुआ करते थे भारत के, इन सब ने क्या किया, इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। जो नहीं भेजना चाहता था जबरदस्ती उसको भिजवाया जा रहा था। तो एक ये जो आर्मी जो के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा कि ये भी इसका एक मेन कारण रहा कि भारतीय लोग परेशान थे, क्योंकि किसी के वन सिंगल सन है, सिंगल हो या 2 हो या 5 हो 4 हो, लेकिन कोई ऐसे नहीं भेजेगा, है ना, कि इजिप्ट, ईरान, इराक और वहां जाके, और वो भी आप ब्रिटिश आर्मी के थ्रू। इसको देखकर काफी लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी, सिंपल सी बात है। और जो युद्ध है वो पेरिस की संधि और वर्साय की संधि के साथ समाप्त हो गया था। उसके बाद बात करें तो पेरिस की जो शांति सम्मेलन था, ये विश्व युद्ध में जर्मनी एवं उसके सहयोगी देश जो चाहे टर्की, तुर्की, हंगरी आदि की हार हुई थी। इस युद्ध का जो अंत था वो पेरिस शांति सम्मेलन के साथ हुआ, जिसमें पराजित राष्ट्रों के साथ समझौते के रूप में 5 संधियां की गई थी। और जो वर्साय की संधि थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी वर्साय की संधि, जिसमें ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ किया था। इसकी सभी शर्तों को जर्मनी के लिए स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया गया था। जिस तरह से आपने देखा था कि फ्रांस के पास जब फ्रांस और का युद्ध विराम हुआ तब एक संधि लगाई गई थी फ्रांस पे, है ना, संधि समझौता किया गया था। तो इस तरह से पेरिस और वर्साय की पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, उसमें वर्साय की संधि जो है सबसे महत्वपूर्ण 5 संधियों में से मानी जाती है। और इसी के साथ युद्ध विराम हुआ, और युद्ध विराम के साथ जो है पूरे यूरोप का नक्शा बदल गया। आप ये देख पा रहे हैं 1914 से पहले 1923 का यूरोप। आप इसमें देखिए रशियन एम्पायर, ये पूरा इस इलाके में है। आप ये बोर मत होइएगा, लेकिन अगर आप जब आगे समझेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, है ना। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ओके ना। ये आपका जर्मन एम्पायर हो रहा है, ये ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर हो रहा है ना, ठीक है। ये आपका फ्रांस है, ये स्विट्जरलैंड है, इटली भी उस टाइम पे अलग हो गया था, बेल्जियम अलग हो गया था, ठीक है। नीदरलैंड ये आपका यहाँ पर रहा, स्वीडन, डेनमार्क ये आपका रहा, ठीक। अब आप इसमें देखिए बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है, सर्बिया, ये सब, मोन्टेनेग्रो एंड अल्बानिया ये सब अलग हो गए, ठीक। अब बात जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो आप ये जो रीजन देख रहे हैं मिड वाला, जर्मन एम्पायर हो चाहे ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर हो, तो जर्मन एम्पायर में जर्मनी और यूएसएसआर जो था, ये देखिए आप यहाँ पर इस बीच ये बाल्कन रीजन पूरा था, ये पूरा टूट के बहुत सी कंट्री बन गई इस रीजन में, जितना आपको दिख रहा है। यहाँ पर जर्मनी बन गई, और ये पार्ट जो अंदर हुआ करता था वर्साय हुआ करता था, वर्साव, ठीक है, तो ये पोलैंड बन गया। फिर ये चेकोस्लोवाकिया बन गया। जर्मनी से ऑस्ट्रो हंगरी का जो पार्ट हुआ करता था, ऑस्ट्रो हंगरी पूरा टूटा, उसमें चेकोस्लोवाकिया बना, ऑस्ट्रिया बना, हंगरी बना, है ना। रोमानिया का जो देखो यहाँ पर रोमानिया ये अंदर हुआ करता था, ये रोमानिया इस तरह से हो गया। मैप देखिए आप, यूगोस्लाविया बन गया, ठीक है, और बुल्गारिया बन गया। ये
बोशेनिया वाला इलाका जो हुआ करता था ना, ये वाला इलाका, अभी आप देख पा रहे हैं ये अलग से जो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में बन गया। तो ये आपको मैप पे चेंज देखने को मिलता है कि जब जर्मन इंपायर टूटा और ऑस्ट्रो हंगरी इंपायर टूटा तो जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया ये सब कंट्री बन गए। लातविया भी ऊपर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लातविया नहीं देख रहे होंगे ना, ये लातविया भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैप में चेंज हुआ। नाउ तो ये इसका परिणाम था वर्ल्ड वार फर्स्ट का। ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट का। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके जो पीछे कारण वर्ल्ड वार फर्स्ट के हुए करते थे कि क्या इकोनॉमी में, वहाँ की इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, क्या उस पर प्रभाव पड़ा, है ना। क्या इंडियन इकोनॉमी में जो भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, है ना, इसकी बात करेंगे। नाउ ब्रिटिश इम्पोज्ड वॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, जितना भी खर्चा हुआ सब इंडिया पे इम्पोज कर दिया गया। टैक्स को, जो इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, इनकम टैक्स, साथ में कस्टम ड्यूटीज को भी बढ़ा दिया गया। क्लियर, जितना भी खर्चा हुआ भारतीयों पर आया, इनकम टैक्स को लाया गया, इनकम टैक्स के साथ आयकर को लाया गया और कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ा दी गई। प्राइस जो थे, जो भी आवश्यक चीजें थी उनके डबल कर दिए गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को हार हुई थी, ब्रिटिशर्स को वो निकालना था उसका जो खर्चा। वर्ल्ड वार पीरियड के टाइम पे जो भी जरूरी चीजें थी उनको बढ़ा दिया गया, क्योंकि उनको आप परचेज करेंगे तो आप उस पर ज्यादा खर्च करेंगे और उससे फायदा ब्रिटिश को होगा। फोर्स थी तो रिक्वायरमेंट हुई, रिक्रूटमेंट की जाने लगी, वो भी और करके ब्रिटिश आर्मी को बनाया गया, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को, जो कि हमने बात की, जिसमें 13 लाख लोग लगभग थे और इसमें से 50,000 लोग लगभग मारे गए थे। और अफगान युद्ध में उसी के साथ जो इंडिया गेट बना है, बनाया गया था। ठीक, याद रखना, उस पर सभी के नाम अंकित हैं, छोटे छोटे बहुत से, जब जाओगे तब देखना। ठीक, और उसी के साथ क्या हुआ, ये तो रीजन वो ये थे कि ये तो ब्रिटिश के द्वारा लाए गए। हुआ क्या, 3 रीजन के साथ 4 क्रॉप का फेलियर हो गया उसी के टाइम पे, क्योंकि यहां पर परिवर्तन हो गया नेचुरल, प्राकृतिक आपदा के आधार पर। ठीक है, क्रॉप खराब हो गई तो शॉर्टेज होने लगा फूड मटेरियल का, जो खाने की चीजें हैं उनकी शॉर्टेज होने लगा। ये आप वर्कर्स देख रहे हो काम कर रहे हैं जो, ठीक है, अलग अलग उस पर शॉर्टेज होने लगा। और साथ में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गया, फैलने लगा इंडिया के ज्यादातर भाग में। तो ये रीजन हुए और उसमें क्या हुआ, मिलियन ऑफ पीपल्स ने क्या हुई, उनकी जान चली गई। ठीक है, इन्फ्लुएंजा और एपिडेमिक्स, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स के कारण। तो कौन कौन से थे, इम्पोज किया गया, जितना भी खर्चा हुआ था, एक्सपेंडिचर हुआ था, वो सब इम्पोज किया गया इंडियंस पे। और उसमें इन्होंने सबसे पहले इनकम टैक्स को, है ना, जो इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया एक। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो भी कस्टम ड्यूटीज थी, है ना, उनको बढ़ा दिया। फिर इन्होंने क्या किया, जितनी भी इसेंशियल चीजें थी, इसेंशियल गुड्स के जो भी प्राइस थे, है ना, क्या थे, प्राइजेस को इन्होंने क्या किया, डबल कर दिए। और साथ में क्या हुआ कि फोर्स को झलावा दिया, है ना, फोर्स को ये क्या करने लगे, रिक्रूटमेंट करने लगे। और कहां से, इंडियंस के उसमें, है ना, इंडिया से, और वो भी फोर्सफुली, है ना, फोर्सफुली किया था इन्होंने। और उससे क्या इन्होंने बनाया, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, है ना, आर्मी बनाई। अब ये तो रीजन
इंग्लैंड जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उनकी तरफ से थे, है ना, ब्रिटिश लोगों के रीजन हुआ करते थे। लेकिन दूसरी तरफ एक जो प्राकृतिक आपदा आई, है ना, आपदाओं में से नंबर एक था कि क्रॉप का फेलियर वहां के, है ना, क्रॉप का खराब हो जाना यानी अच्छी ना होना, ठीक है, क्रॉप फेलियर्स। और फिर नंबर एक दूसरा क्या रीजन हुआ, दूसरा रीजन ये हुआ कि वहां पर जब क्रॉप फेल हो जाएगा तो शॉर्टेज हो जाएगी, है ना, शॉर्टेज ऑफ द फूड, ओके, फूड मटेरियल। और फिर तीसरा रीजन ये हुआ कि वहां पर इन्फ्लुएंजा आ गया, है ना, इन्फ्लुएंजा आ गया, इसके मतलब आपदा आ गई, ठीक है, आपदा स्प्रेड हुई। इससे क्या हुआ, मिलियन ऑफ पीपल्स मारे गए। और साथ में ही ये सब वहां के लोग देख रहे थे। और उसी टाइम गांधी जी का आगमन होता है, भारत में आते हैं और वो भी ये सब देख रहे थे, बराबर दौड़े कर रहे थे। ये टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। लोगों में अब एकत्र होने लगे थे एक साथ इस औपनिवेश के खिलाफ, ठीक, इस औपनिवेश के खिलाफ लोगों में क्या था, एक जोश आया और लोग एकत्र होने लगे थे, ठीक है। और इससे जो है पूरे इस चीज को देखते हुए उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की जो घटना थी वो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ने लगी। लोगों में जो भी आपसी वो जो एकता थी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी अदर धर्म की हो, सब एक साथ होने लगे थे क्योंकि ये चीजें देख रहे थे, इनको झेल रहे थे एक साथ मिलके। फिर इसी के साथ हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और 1857 का आज हमने देख लिया। अब कल हम देखेंगे रिटर्न ऑफ द महात्मा गांधी, बैकग्राउंड, मतलब अब हम स्टार्ट कर देंगे अपने मेन फोकस करेंगे चैप्टर पे, ठीक है। आई थिंक आपको जो पीछे का बैकग्राउंड था अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि रीजंस क्या थे। तो ये चीजें जानना आपके लिए बेहद जरूरी था क्योंकि ये चीजें ही मेन आगे फोर्स करती हैं। अब हम सिर्फ गांधी युग पढ़ेंगे क्योंकि अगर भारत में नेशनलिज्म की बात की जाए तो जो मेन रूप से कि 1914 से आ गई, नहीं, 1857 वाला भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि कैसे रिलीजन पर्पज एक साथ, रिलीजन के बेस पे कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव के फेलियर से, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव, कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कैसे इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत पहले से फेस किए जा रहे हैं। ये सब जो सरकमस्टेंस जो भी कारण बने और उसके साथ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आया तो उसमें इतनी चीजें इम्पोज कर दी गई जो कि आपने इसमें से मोस्ट ऑफ द फ्रांस जर्मनी और इटली में देखा था, ठीक है। इन कारणों से एक काफी दिनों तक शांत रहे। अब यहीं से पूरा वॉल्केनो टाइप में स्प्रेड होगा, ठीक है, वॉल्केनो टाइप में फूटेगा गुस्सा लोगों का और यहीं से स्टार्ट हो जाएगा दमन ऑफ द ब्रिटिश रूल का, ठीक है। ब्रिटिश रूल को अपोज किया जाएगा, ब्रिटिश को अपोज किया जाएगा। अब हम इसका कल पढ़ेंगे। आई थिंक आज आप इसको बिल्कुल बेहद ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको कल से आपको पूरा जब आप पढ़ाएंगे तब आप कहेंगे हाँ सर ये यहाँ से सही था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।